हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। और अपने प्रीवियस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूज वायर के बारे में। फ्यूज वायर की सारी प्रॉपर्टीज, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, उसका फंक्शन क्या होता है, सब चीज हम लोगों ने देख लिया था। फ्यूज वायर जो हमारा होता है वो बना होता है अलॉय ऑफ लेड एंड टिन से, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है। कॉपर को हम लोग यूज इसलिए नहीं करते वहां पर क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं अपने फ्यूज वायर का डायग्राम देखेंगे और कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स के बारे, एमसीबी के बारे में पढ़ेंगे, 3-पिन प्लग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक कोर्स मैंने वहां पर कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट कोर्स में बहुत जल्दी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए शुरू करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं, अपने फ्यूज वायर का डायग्राम देखेंगे। फ्यूज वायर, देखिए फ्यूज वायर का एक्चुअली क्या होता है, आपका एक होल्डर होता है, ठीक है। ये पोर्सिलीन का बना होता है, पोर्सिलीन का होल्डर होता है हमारा। आपने वैसे फ्यूज देखा होगा, ठीक है। फ्यूज आपने मोस्ट प्रोबेबली देखा ही होता है सब लोगों ने। तो ये होता है हमारा फ्यूज वायर। ये है हमारा होल्डर, ठीक है। ये हमारा पोर्सिलीन का होल्डर, ठीक है। किससे बना है? पोर्सिलीन होल्डर। ये पोर्सिलीन से क्यों बना होता है? पोर्सिलीन से इसलिए बना होता है क्योंकि आपका पोर्सिलीन एक इंसुलेटर है। तो अगर आप इसको पकड़े तो आपको झटका ना लगे, ठीक है। तो ये आपका पोर्सिलीन से बना होता है क्योंकि आपका पोर्सिलीन क्या है? इंसुलेटर है। ये आपका फ्यूज वायर हो गया, ठीक है। ये आपका फ्यूज वायर है जो कि बना है आपके अलॉय ऑफ लेड एंड टिन से, ठीक है। ये बना है आपके अलॉय ऑफ लेड एंड टिन से। तो ये हो गया हमारे फ्यूज वायर का डायग्राम। अब बात आती है यहां पर कि हम फ्यूज वायर को लाइव वायर में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, या फ्यूज को लाइव वायर में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर क्वेश्चन है, व्हाई फ्यूज इज कनेक्टेड टू लाइव वायर। फ्यूज को हम लोग लाइव वायर में क्यों कनेक्ट करते हैं? देखिए क्यों कनेक्ट करते हैं। फ्यूज हमेशा के लाइव वायर में ही हम लोग इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि अगर हमने उसे न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए हमने उसे न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया और हमारा बहुत हैवी करंट फ्लो कर गया, वेरी हैवी करंट, ठीक है। बहुत हैवी करंट अगर हमारा फ्लो कर गया तो फ्यूज तो हमारा उड़ जाएगा, फ्यूज तो हमारा बर्न हो जाएगा, लेकिन हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो तो फिर भी कनेक्टेड रह जाएंगे हमारे सर्किट में। तो अप्लायंसेस तो हमारे फिर भी कनेक्टेड रह गए सप्लाई में, और हाई वोल्टेज या हाई करंट की अगर उसमें सप्लाई चली गई तो हमारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे? सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे लाइव वायर में जोड़ते हैं, क्योंकि लाइव वायर में अगर हमारे करंट बहुत हैवी फ्लो कर जाए तो हमारा फ्यूज वायर बर्न कर जाएगा, और बर्न करने से हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। तो जो हैवी करंट है वो आगे की ओर आपकी फ्लो नहीं करने वाली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइव वायर को हम लोग मतलब फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एक टॉपिक है बहुत छोटा सा यहां पर, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट देखिए क्या होता है। शॉर्ट सर्किट में कंडीशन क्या होता है, अगर मान लीजिए बाय चांस आपका लाइव वायर जो है न्यूट्रल वायर से टच हो गया, अगर आपका लाइव वायर इससे टच हो गया, टचेस न्यूट्रल वायर, तो इस केस में क्या होगा आपका, In this case the resistance becomes very very small. In this case क्या होता है, उस पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो आपको पता है यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत हैवी करंट फ्लो कर जाएगी। इस पॉइंट पर जो हमारी आई है वो बहुत हैवी हो जाएगी, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा,
फिर आपका एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर बह जाएगा, और अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारा यहाँ पर बहेगा तो आपको पता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग बहुत लार्ज हीट। और जब आई ही बहुत बड़ा है तो आई स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहां से वेरी वेरी हाई करंट, ठीक है, बहुत हाई करंट फ्लो करने लगेगी, तो इसके कारण हीट बहुत इनॉर्मस, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, और यहां से आपका फायर भी हो सकता है, फायर विल ब्रेक आउट, ठीक है, आग भी लग सकती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी शॉर्ट सर्किट कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कुछ और डिवाइसेस हैं जो घर में हमारे लगाए जाते हैं सेफ्टी पर्पज से। एक होती है एमसीबी। एमसीबी का नाम सबने सुना होगा ना, एमसीबी गिर गई उसको सही कर दो जाके, ये हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। तो एमसीबी वही चीज हमें पढ़नी है यहाँ पर। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और फ्यूज की तरह ये भी आपका कैसा एक डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, ये भी आपका सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपके अप्लायंसेस को हैवी करंट के फ्लो से बचाएगा, ठीक है, ये भी आपका एक सेफ्टी डिवाइस है, ये भी फ्यूज की तरह आपके अप्लायंसेस को हैवी करंट से बचाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में ये वेरी वेरी हाई हो गया, वेरी वेरी हाई करंट, तो इसको मैं एक वर्ड बोल देता हूं एक्सेसिवली हाई। एक्सेसिवली हाई करंट हो गया तो आपके सर्किट में क्या होगा, अगर हमारा ये एमसीबी लगा हुआ है तो ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, और आपको पता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होगा नॉर्थ साउथ, और जब इसमें से करंट फ्लो करेगी, तो जब करंट फ्लो करेगी तो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक मैग्नेट लगा होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। तो जब आपकी इसमें से करंट फ्लो करेगी तो ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और करंट आपका बहुत हाई हो गया तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका जो कॉन्टैक्ट है, यहां पर जो कॉन्टैक्ट बना हुआ था सर्किट में उसको ये तोड़ देगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, तो आपकी एमसीबी क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। तो जैसे ही इसमें हैवी करंट बहेगा, इन केस ऑफ हैवी करंट द कॉन्टैक्ट ब्रेक्स एंड सर्किट इज ओपन, ठीक है, सर्किट हो गया हमारा ओपन हो गया, तो आई स्टॉप्स, करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और एमसीबी आपकी गिर जाएगी, और क्या कहते हैं, एमसीबी फॉल्स डाउन, एमसीबी फॉल्स डाउन, और एमसीबी नीचे जाएगी, और फिर क्या करेंगे आप, उसको ऊपर उठा देंगे। तो यही होता है सिंपली, इसमें क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और हाई करंट में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा कॉन्टैक्ट को, और कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया तो आपका सर्किट ओपन हो गया, तो करंट आपका बहेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका एमसीबी। इसके बाद आता है हमारा एक डिवाइस जिसे हम कहते हैं स्विच, ठीक है। इसके बाद आता है एक डिवाइस हमारा जिसे हम बोलते हैं स्विच। तो स्विच वो डिवाइस है जो कि हमारे सर्किट में करंट को अलाउ करेगा या फिर करंट को रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्विच। तो स्विच आपका एक डिवाइस है जो कि आपके करंट को, ठीक है, करंट को अलाउ भी कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है, अलाउ और स्टॉप द करंट इन अ सर्किट, ठीक है। तो ये करंट को अलाउ भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है, तो इसे एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं ऑन ऑफ डिवाइस, ठीक है। ये है हमारा एक तरीके से इसे हम लोग बोलते हैं ऑन ऑफ डिवाइस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं डायग्राम बनाऊं, ये मेरा बल्ब है, ठीक है, ये मेरा लाइव वायर है, ये मेरा न्यूट्रल वायर है, दूसरे कलर से मैं बना दे रहा हूं स्विच, ये हो गया मेरा स्विच। इस समय स्विच क्लोज है तो मेरा बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, यहां पर बल्ब क्या कर जाएगा,
ग्लो कर जाएगा। अब नेक्स्ट केस बनाते हैं जहां पर स्विच हमारा ओपन होगा। तो ये हो गया लाइव वायर, ये हो गया न्यूट्रल वायर, और यहां पर हमारा स्विच हो जाएगा ओपन। ये हो गया हमारा स्विच यहां पर ओपन। ठीक है, तो ये स्विच ओपन है, तो यहां पर हमारा बल्ब नहीं ग्लो करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहां पर हमारा स्विच जो है वो क्लोज्ड है, तो हमारा करंट यहां पर मतलब फ्लो करने लगेगा और हमारा अप्लायंस जो है वो ऑन हो जाएगा, मतलब वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक अर्थिंग ऑफ अप्लायंस। अर्थिंग ऑफ अप्लायंसेस। आई थिंक राइटिंग विजिबल हो रही होगी, एक बात आपको बता दीजिए, मतलब एक्चुअली लाइट चली गई बीच में तो इसलिए थोड़ा डिम हो गया, लेकिन क्वालिटी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां हो गया आपका अर्थिंग ऑफ अप्लायंसेस। अर्थिंग ऑफ अप्लायंसेस क्या है? आपके जो भी अप्लायंस का, ठीक है, मेटालिक पार्ट होता है, मेटालिक पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग जनरली कनेक्ट कर देते हैं किससे? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। और अर्थ का हम लोग पोटेंशियल मानते हैं जीरो पोटेंशियल। अर्थ किस पे है? जीरो पोटेंशियल। मतलब अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो या अर्थ में से कितना भी चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लो, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक वायर को हम लोग एक प्लेट से, मतलब ये आपका अप्लायंस है, अप्लायंस हो गया, उससे एक वायर लेंगे, उससे एक प्लेट कनेक्ट करेंगे और उसको बेरी कर देंगे, उसको दफना देंगे उस प्लेट को। ठीक है, ये आपकी बेरी कर देते हैं, मिट्टी में दफना दिया जाता है। ठीक है, और इसको कवर कर देते हैं, यहां पर इसको कवर करेंगे विद अ मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट। तो यहां पर इसको मिट्टी में क्या मिलाएंगे? चारकोल एंड सॉल्ट का मिक्सचर से यहां पर इसे दफन कर देंगे। तो जब क्या होगा, अगर इस अप्लायंस में आपके बहुत हैवी करंट बहेगी, अगर बहुत हैवी करंट बहेगी तो वो इस वायर के थ्रू कहां चली जाएगी? हमारे अर्थ में चली जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से आपकी शॉर्ट सर्किटिंग बच गया। ठीक है, तो और किसके थ्रू जाएगी? ये होता है आपका अर्थ वायर। ठीक है, यही होता है आपका अर्थ वायर, और अर्थ वायर के थ्रू ही आपका बहुत हैवी करंट कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। ये हो गई हमारी अर्थ। तो ये हमारा जितना भी करंट है, हैवी करंट, हमारे अर्थ में चला जाएगा, एंड ये क्या होगा? ओवर हीटिंग से हमारा अप्लायंस बच जाएगा। इससे के कारण क्या होगा? हमारा अप्लायंस जो है वो बच जाएगा, सेफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग अप्लायंसेस की अर्थिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग अप्लायंसेस की अर्थिंग कर देते हैं। तो ये था हमारा अर्थिंग ऑफ अप्लायंसेस। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को यहां पर देखना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हम लोग को यहाँ पर देखना है, उसके बाद हम लोग अपना मैग्नेटिज्म भी शुरू करेंगे, और कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th-12th के दिए गए हैं, लाइक जो न्यूटन्स के फोर्सेस, कूलम्स लॉ, ये सब चीजें हैं, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। एक बार बस इसका ब्रीफ ओवरव्यू देखना है, क्योंकि 9-10 तक उन्होंने लिख रखा है और पर टॉपिक्स कुछ दे दिए लाइक हाइब्रिडाइजेशन और ये सब, लेकिन पढ़ाना तो है ही। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपना 3 पिन प्लग की। 3 पिन प्लग की, तो 3 पिन प्लग की बात करेंगे एंड सॉकेट की बात करेंगे। तो 3 पिन प्लग में आपको पता है कितने पिन होने वाले हैं? 3 प्लग्स होने वाले हैं। मैं इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, नॉर्मली जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है, क्योंकि प्लास्टिक आपका गुड इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, सॉरी, हाँ, प्लास्टिक इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ करंट ऑल्सो, और कुछ हद तक हीट को भी, है ना। ये हो गई बॉडी। यहां पर आपके होंगे 3 प्लग्स। ये एक प्लग हो गया आपका, ठीक है। फिर आपके 2 प्लग्स होते हैं, मतलब 2 पिन्स होती हैं, छोटी छोटी पिन्स होंगी ये।
ठीक है। तो ये 3 पिन होती है आपकी। ये जो सबसे बड़ी वाली पिन होती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी वाली पिन होती है ये आपकी होती है अर्थ वाली पिन, ठीक है, ये अर्थ वाले सॉकेट में जाती है। और ये जो है ये बिगेस्ट होता है, ठीक है, ये बिगेस्ट आपकी पिन होगी और ये जो बिगेस्ट पिन है ये करस्पॉन्डिंगली आपके बिगेस्ट होल में ही एंटर करेगी। तो मैं सॉकेट भी बना दे रहा हूं साइड में, ठीक है। तो ये वाली पिन जो है वो इसी में एंटर करेगी, ठीक है। बाय मिस्टेक भी इसमें नहीं जा सकती। तो ये वाली पिन अर्थ वाली इसमें जाएगी और बाकी ये आपका होता है न्यूट्रल, ये होता है लाइव, ठीक है। यहाँ अर्थ वाला जाता है, यहाँ न्यूट्रल जाएगा और यहाँ लाइव वाला कनेक्शन लगेगा। तो ये हो गया आपका सॉकेट और ये हो गई आपकी 3 पिन प्लग। तो 3 पिन प्लग का जो सबसे लंबा वाला पिन होता है वो कौन सा होता है? अर्थ पिन होता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ये आपके आरआरबी में पूछा जा सकता है। आरआरबी में एक चीज ये पूछी जा सकती है कि जो हमारा 3 पिन प्लग में जो बिगेस्ट प्लग मतलब पिन होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? तो वो हमारा अर्थिंग के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते समय कुछ हम लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस while using इलेक्ट्रिसिटी यूज करते समय क्या क्या हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाने हैं? सबसे पहला, अगर आप इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच कर रहे हैं, अगर अपने इलेक्ट्रिकल वायर्स को आप टच कर रहे हैं तो आप हमेशा रबर, ठीक है, रबर या फिर इंसुलेटिंग ग्लव्स पहनिए, रबर या फिर इंसुलेटिंग ग्लव्स पहनिए, ठीक है। क्योंकि आपका रबर क्या होता है? इंसुलेटर होता है, तो आपको करंट नहीं लगेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कभी भी टच करने के लिए या इलेक्ट्रिकल वायर्स को कभी भी टच करने के लिए आप वेट हैंड्स को यूज ना करें। हाथ कभी भी गीला नहीं होना चाहिए। नेवर टच द वायर्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स। नेवर टच द वायर्स एंड स्विचेस विथ वेट हैंड्स। वेट हैंड से कभी भी टच नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हाउस होल्ड वायरिंग शुड बी डन विद गुड क्वालिटी वायर्स। हमें यहाँ पर जो भी वायरिंग कराए घर में गुड क्वालिटी वायर से कराए। जैसे आपने देखा होगा हेवेल्स वायर्स दैट डोंट कैचेस फायर। तो कोई भी अच्छा क्वालिटी का जो वायर है गुड क्वालिटी वायर से ही कराए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीसरा। और क्या है? चौथा, all connections should be tight and proper। हर कनेक्शन जितना भी है टाइट होना चाहिए और प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी यहां पर कंप्लीट। अब कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। वो एडिशनल टॉपिक्स हैं हमारे कूलम्स लॉ। तो वो भी हम लोग यहां पर अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स हैं लाइक सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। देखिए, हमने ये चीज तो देखी हुई है। मान लीजिए अगर हमारी कोई भी कॉइल है, ठीक है, हमारे पास अगर कोई भी कॉइल है उसमें हम कोई करंट पास कर रहे हैं तो आपको पता है ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपने अराउंड, ठीक है। ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और जब ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी कॉइल में से चेंज होगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी कॉइल में से चेंज होगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा? एक आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हर करंट कैरिंग कॉइल जो है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी और मैग्नेटिक फील्ड जब आपका ये जो फ्लक्स है, ठीक है, जैसे ही आपका करंट चेंज होगा, अगर यहां से मैं करंट को चेंज करता रहूं, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से करंट चेंजेस, अगर करंट चेंज होता रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होता रहेगा। तो इससे हमारा क्या होगा? अगर हम देखें
फैराडे का लॉ देखें ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जैसे जैसे करंट चेंज होगा, करंट के चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा, और फ्लक्स के चेंज होने से आपका क्या चेंज होता रहेगा, मैं कह दूंगा कि ईएमआई के अकॉर्डिंग इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, ये ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो फैराडेज के लॉस के अकॉर्डिंग इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस खुद ही कर लेगा, अपने आप में खुद ही एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा, जो इसके कॉज को, मतलब किसके कॉज को, ईएमएफ के कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, तो जब ये अपना खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर ले रहा है, ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्शन। और इंडक्टेंस क्या होता है, सबसे पहले बात करें इंडक्टेंस हमारी वो प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस हमारी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपका कोई भी कॉइल ईएमएफ को इंड्यूस कर लेता है, और मतलब और वो जो ईएमएफ है उस सेम कॉइल में ही इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसमें से आपका करंट चेंज हो रहा होता है। तो इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल टू इंड्यूस द ईएमएफ इन द सेम कॉइल और इन द अनदर कॉइल जो कि इसके पास में रखा होगा, ड्यू टू द चेंज इन करंट। तो मुद्दे की बात है यहां पर, अगर हम चेंज इन करंट कर दें तो करंट के चेंज होने से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होती रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी चेंज होती रहेगी उसकी वजह से हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो उसको बोल देंगे सेल्फ इंडक्शन, और दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो गया तो उसको बोल देंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेल्फ इंडक्शन। अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये एक फिनोमेना है जिसकी वजह से आपका अगर करंट किसी कॉइल में चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। खुद तो होगा ही होगा, लेकिन अगर उस कॉइल के एडजेसेंट या नेबरहुड में या पास में कोई दूसरी कॉइल रख दी तो उसमें भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसी फिनोमेना को हम लोग बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहां पर देखिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ये हमारी कॉइल हो गई, एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल हमारी ये है, ठीक है। इसमें से अगर हम अपना करंट को वेरी करा दें तो करंट को वेरी कराने से इसमें प्रोड्यूस हो रहा मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब हमारी वेरी करेगी तो इसमें आपका एक, आपको पता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये ईएमएफ के इसमें भी इंड्यूस करा देगा। तो आप देखेंगे यहां पर गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आने लगेगा, क्योंकि ईएमएफ के इंड्यूस होने से यहां पे आपका एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसने खुद में तो करा ही करा, दूसरे अपने पड़ोसी में भी यही काम कर दिया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है, हालांकि अभी एक दो टॉपिक्स और बचे हैं, कूलम्स लॉ बचा हुआ है, वो भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर के बारे में। देखिए ट्रांसफॉर्मर आपका ये डिवाइस है जो कि आपके ट्रांसफॉर्म करने के काम आता है। किस चीज को ट्रांसफॉर्म करेगा, मेनली आपके वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, इट ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज, ये आपके वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ट्रांसफॉर्मर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और ये हमारा यूज होता है कहां पर, एसी सर्किट्स में यूज होता है। ठीक है, एसी सर्किट्स में यूज होता है, क्योंकि एसी सर्किट के मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होगा तो वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, यहां पर एक होता है सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड
कोर, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन का लैमिनेटेड कोर हो जाता है। फिर आपका एक प्राइमरी कॉइल होता है जहां पर आप करंट को सप्लाई करते हो, ठीक है, ये आपका जनरली इनपुट रीजन होता है, यहां पर आप इनपुट देते हो। और एक होता है आपका सेकेंडरी कॉइल, एक होता है हमारा सेकेंडरी कॉइल, यहां से हम लोग आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। तो एक इनपुट कॉइल हो गया, एक हमारा आउटपुट कॉइल हो गया। तो देखिए इसका डायग्राम में बना दे रहा हूं, कुछ बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम में बना रहा हूं, ठीक है ना। ये आपकी पत्तियां होती हैं, बहुत पतली पतली पत्तियां होती हैं आयरन की, ठीक है। तो हम तो सामने से देख रहे हैं तो हम इससे देखेंगे, और बहुत पतली पतली पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड, ये हो गया हमारा सेकेंडरी साइड, ठीक है। ये हो गया मेरा प्राइमरी साइड 1 डिग्री लिख रहा हूं मैं, और ये हो गया मेरा सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लैमिनेटेड कोर, ये हो गया मेरा लैमिनेटेड कोर, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए कोर जो है वो मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम्स, रेक्टेंगल की पतली पतली पत्तियां होती हैं, उन सब पत्तियों को आपस में मतलब स्टैक कर दिया जाता है, तो उससे बन जाता है हमारा ये कोर, ठीक है। और ये बनाते हैं सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन से क्यों बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, इसकी परमिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इट हैज हाई परमिएबिलिटी, ठीक है, इट हैज हाई परमिएबिलिटी। और परमिएबिलिटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने देगा, ठीक है। और लैमिनेशन से, लैमिनेटेड क्यों बनाते हैं, पूरा सॉलिड क्यों नहीं बना देते, वो इसलिए बनाते हैं, लैमिनेटेड क्या होता है, टू अवॉइड एडी करंट फॉर्मेशन, टू अवॉइड एडी करंट की वजह से जो लॉस होगा उससे बचाने के लिए यहां पर हम इसे लैमिनेटेड बनाते हैं। तो प्राइमरी कॉइल, आप देखिए स्टेप अप की बात करें तो स्टेप अप मतलब ये आपके वोल्टेज को बढ़ाएगा। अब वोल्टेज को बढ़ाएगा तो मतलब इनपुट पे कैसा वोल्टेज लेना पड़ेगा, लो वोल्टेज लेना पड़ेगा, और जब ये बढ़ा देगा तो वोल्टेज यहां पर क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट साइड पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। ये होता है प्राइमरी साइड है, ये मैं लिख देता हूं P, ये है सेकेंडरी 1 और 2 ना लिख के P और S लिख देता हूं। तो NP का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड, और NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी साइड। तो अगर मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर देन द प्राइमरी। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। और अगर मेरा स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन का मतलब मेरा ऑलरेडी वोल्टेज बहुत हाई है, उसको मुझे कम करना है, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, NP इज ग्रेटर देन NS। ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, और यहां पर हो गया मेरा ये, ठीक है, ये डायग्राम होता है हमारा। तो यहां पर आप देख रहे हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन में देखिए होता क्या, वर्किंग देखिए इसकी ध्यान से, वर्किंग के कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वर्किंग आपकी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि आपको पता है एसी वोल्टेज की हम यहां सप्लाई देंगे, और एसी जो है वो कंटिन्यूअसली वैरी करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और अपने डायरेक्शन में। तो आपके जो प्राइमरी कॉइल NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो इसके कारण आपका, क्योंकि करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है कॉइल में से, तो करंट अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो आपका क्या चीज इंड्यूस हो जाएगी, EMF। मतलब यहां पर आपका एक EMF इंड्यूस कर देगा, कहां, प्राइमरी वाला कहां पर कर देगा, सेकेंडरी में कर देगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इसके साथ लिंक हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो इसके साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो आपका यहां पर क्या इंड्यूस कर देगा, एक EMF, और अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, करंट, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर। अब यहां पर रिलेशन देखते हैं, एक रिलेशन है हमारा जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर रिलेशन। तो देखिए ये हमारा होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू वोल्टेज विच इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, दिस इज इक्वल्स टू करंट इन द सेकेंडरी अपॉन करंट इन द प्राइमरी। ये है बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, और इसे हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। जो P है वो सारी चीज प्राइमरी के लिए लिखी गई है, और जो हमारा S है वो सारी चीजें किसके लिए लिखी गई है, सेकेंडरी के लिए लिखी गई है,
ठीक है, तो ये रेशियो हो जाता है, ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अगर बात करें तो सेकेंडरी पे हायर वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर लोअर वोल्टेज मिलेगा। और स्टेप डाउन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी हाई है, यहाँ पर उसे हम लोग लो बना देंगे। तो ये होता है हमारा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ बात करें अगर एनर्जी लॉसेस की, अगर यहाँ बात करें एनर्जी लॉसेस की, तो एनर्जी लॉसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले कॉपर लॉस, एक होता है कॉपर लॉस जो होता है I²R, ये होता है हमारा कॉपर लॉस, क्योंकि आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स है उनका कुछ एक रेजिस्टेंस होगा, तो उसमें पावर लॉसेस होती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में हमारी पावर लॉसेस होंगी, उनको हम कहेंगे कॉपर लॉस, ये हो गया I²R। इसके अलावा आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अब जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 100% तो लीक होता नहीं, तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी लॉस हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, ठीक है। और इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। फिर क्या होता है? आपके एडी करंट्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जो आपका इंड्यूस्ड करंट है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं? एडी करंट। तो एडी करंट की वजह से भी आपका जो लॉस होता है उसे कहते हैं एडी करंट लॉस। और ये कैसे मिनिमाइज हो जाएगा? ये मिनिमाइज हो जाएगा बाय टेकिंग लैमिनेटेड कोर। तो अगर हम लैमिनेटेड कोर ले लेंगे तो यहां से हमारा एडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। और ट्रांसफार्मर के यूज की बात करें तो वोल्टेज को बढ़ाने के काम आएगा, वोल्टेज को घटाने के भी काम आएगा, दो ही मेन यूज होते हैं। फिर यहाँ पर टीवी में भी यूज होता है, एक्सरे ट्यूब्स, और इसके में यहाँ पर आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को हम लोग यूज कर लेते हैं। एडी करंट्स की बात करें तो एडी करंट्स में आप क्या करते हो? जो भी आपका करंट इंड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, वो होता है हमारा एडी करंट्स। और इसका यूज क्या कर सकते हैं? इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, एडी करंट को यूज करके हम लोग अपने मेटल्स को क्या कर सकते हैं? मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाई एडी करंट्स को यूज करके हम लोग अपने मेटल्स को मेल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑलराइट, तो इसके साथ हमारा ये वाला पर्टिकुलर लेसन पे यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि जितना चीजें हम लोगों ने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, और डेफिनेटली इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। अगर कुछ और लगता है तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग वहां पर आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच।